पिछला वीडियोज़ में हमने सेट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें 5 ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, फोर्थ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड फिफ्थ कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये सेट ऑपरेशंस हैं, ये कुछ नियमों का जो पालन करते हैं वो नियम क्या क्या है। तो पहला आता है आइडेम्पोर्टेंट लॉज। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉज क्या है? इफ ए बी एनी सेट देन one number A union A is equal to A and second A intersection A is equal to A। अर्थात A अगर कोई भी एक सेट हो तो उसका अपने आप के साथ यूनियन क्या होगा, वही सेट होगा, और इंटरसेक्शन भी A इंटरसेक्शन A भी A होगा। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? आइडेम्पोर्टेंट लॉ। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस A यूनियन B को हम लोग कैसे लिखते हैं? X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यूनियन ऑफ टू सेट्स का हम लोग जो डिफिनेशन जानते हैं वो ये है। तो इस डिफिनेशन को अगर इसमें अप्लाई करते हैं, देयरफॉर A यूनियन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ B के जगह पर A है, इसलिए X बिलोंग्स टू A। और इसको हम लोग लिख सकते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A, अर्थात A। तो दो सेट का यूनियन A यूनियन A इज इक्वल टू कितना हो गया? A। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B। हम लोग जानते हैं क्या होता है? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, इसीलिए A इंटरसेक्शन A कितना हो जाएगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू A। तो इसमें दोनों में X बिलोंग्स टू A है, इसमें भी X बिलोंग्स टू A है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A। X सच दैट X बिलोंग्स टू A, अर्थात A। तो हमको A यूनियन A भी क्या मिला? A, और A इंटरसेक्शन A भी क्या मिला? A। तो ये है आइडेम्पोर्टेंट लॉ। अब हम लोग सेकंड लॉ पर आएंगे। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी मीन्स वन। आप लोग अर्थमेटिक्स में पढ़े होंगे। आप अगर लोअर क्लास में जाएंगे, जैसे क्लास 4-5 में, तो वहाँ हमने पढ़ा है 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 100 + 0 इज इक्वल टू 100। इसी तरह से 5 × 1 इज इक्वल टू 5, 7 × 1 इज इक्वल टू 7। तो एडिशन के लिए हमने देखा है कि किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करने पर हमको वही नंबर मिलता है। 5 ले, 100 ले, 200 ले, कोई भी नंबर ले, उसके साथ अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पर हमको वही नंबर मिलता है। जैसे 5 × 1 5, 7 × 1 7। तो आपको याद होगा कि 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन के लिए 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है।
और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमको यहाँ देखना है कि यहाँ हमारे पास सेट ऑपरेशंस है, सेट ऑपरेशंस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, या वो कौन सा सेट है जिसके साथ इस तरह का हमको ऑपरेशंस मिलेगा। इफ ए बी एनी सेट then A union phi is equal to A and A intersection U is equal to A। यहाँ phi क्या है, एम्प्टी सेट, और U क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए यूनियन फाई किसी भी सेट के साथ फाई का यूनियन क्या होता है, वही सेट होता है। जैसे एडिशन में किसी भी नंबर के साथ 0 का एडिशन क्या होता है, वही नंबर होता है। तो आप एडिशन के साथ यूनियन को कंपेयर कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के साथ इंटरसेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, तब आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एनी सेट and phi be the empty set, then A union phi is equal to, हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था, पिछला लॉ में, कि A यूनियन B क्या होता है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो यहाँ क्या हो जाएगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू फाई, अर्थात x सच दैट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x बिलोंग्स टू फाई, फाई में कोई भी एलिमेंट हो नहीं सकता है, इसीलिए इसमें क्या बचता है, x बिलोंग्स टू a, यानी ये क्या हो गया, a। और सेकंड क्या है, a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड यूनियन के इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंड x बिलोंग्स टू u, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u, इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a। ऐसा क्यों, सिंस A इज सबसेट ऑफ U, A क्या है, U का सबसेट है, इंप्लाई दैट A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो A और U का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, जो A का एलिमेंट्स है, इसलिए A इंटरसेक्शन U क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो इज इक्वल टू A। तो हमने दोनों को देख लिया कि A यूनियन फाई इज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू A। तीसरा प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉज, इसमें क्या होता है,
इसको बताने से पहले हम लोग अर्थमेटिक्स में कम्यूटेटिव लॉ को देखते हैं। आपको याद होगा 2 इंटू 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। इसी तरह से एडिशन में 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 5। तो इसके क्रम को बदलने पर इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 5 प्लस 7 और 7 प्लस 5, 5 प्लस 7 12, 7 प्लस 5 12, यानी इसके स्थान के परिवर्तन से इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी तरह से जो सेट ऑपरेशंस है, यूनियन और इंटरसेक्शन, भी कम्यूटेटिव लॉज को फॉलो करता है। इफ ए एंड बी बी any two sets, then one number A union B is equal to B union A, and second A intersection B is equal to B intersection A। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन, और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर A यूनियन B इज इक्वल टू, हमको दिखाना है B यूनियन A। तो इसके लिए हम इसमें एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं और दिखाएंगे कि वो आर्बिट्री एलिमेंट इसमें है। लेट X बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A union B, imply that X belongs to A union B। X अगर A union B में है तो X या तो A में है या B में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं X belongs to A और X belongs to B, imply that इसको हम लोग लिख सकते हैं X belongs to B और X belongs to A, imply that X belongs to B union A। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। इसी तरह से लेट, इसको इक्वेशन 1 नहीं, हमने X को किस में लिया था? A यूनियन B में, और X को हमने दिखाया B यूनियन A में है। देयरफॉर A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। A यूनियन B का एलिमेंट B यूनियन A में है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। ये पहला इक्वेशन। अगेन लेट Y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट B यूनियन A। अब हम क्या कंसिडर करेंगे कि Y किस में है? B यूनियन A में है, और हमको क्या दिखाना है कि B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। imply that Y belongs to B union A, imply that Y belongs to B or Y belongs to A, imply that Y belongs to A or Y belongs to B, imply that
y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो मैंने y को किस में लिया था, B यूनियन A में, और y को हमने दिखा दिया कि वो A यूनियन B में है। Therefore B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये इक्वेशन 2। Therefore from 1 and 2 we have, और हमने इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स में बताया था कि अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है और इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है तो दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो इस तरह से हमने इसका पहला पार्ट प्रूव कर लिया, और सेकंड पार्ट मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग इसे प्रूव कर कर देखिए। उसमें आपको क्या लेना है कि x को A इंटरसेक्शन B में लेना है। सेकंड क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A प्रूव करना है। तो आपको सेम इसी तरह से x, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और आपको x को इसमें दिखाना है। फिर से आपको y को लेना है, y को B इंटरसेक्शन A में लेना है, और आपको दिखाना है कि y A इंटरसेक्शन B में है। और इसी तरह से 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। और हमने इसको आर्बिट्री लेके किया है, इसलिए ये क्या है, सभी वेरिएबल के लिए ट्रू है, इसीलिए ये क्या है, ट्रू फॉर ऑल है। अब फोर्थ लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में इसे सहचर्य नियम कहा जाता है। आप क्लास 6-7 में अर्थमेटिक्स में इसे पढ़ चुके हैं। 2 + 3 + 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 + 5। आप इस तरह के रिलेशन से परिचित होंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 + 5 को पहले करते हैं, 3 + 5 8 और 8 + 2 10, और इसमें ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, 2 + 3 5 और +5 10। यानी अगर हम इसके एडिशन को अलग अलग करते हैं, इसको करते हैं उसके साथ इसको ऐड करते हैं, या इसको ऐड करके उसके साथ इसको ऐड करते हैं, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। ये एडिशन के लिए है। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी देख चुके हैं। तो हम यहाँ सेट ऑपरेशंस पर एसोसिएटिव लॉज को देखेंगे। लेट A, B and C be any 3 sets, then one number A union B union C is equal to A union B union C. Second, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन और इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन।
इसको भी हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इफ A, B, C, B any 3 सेट्स, तो हमारा पहला ये क्या है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो जैसे हमने पिछला कम्यूटेटिव लॉ में देखा था, उसी तरह से हम x को इसका एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि x इसमें है। तो लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C, imply that x belongs to A union B union C, imply that x belongs to A or x belongs to B union C। जब इसको अलग अलग करेंगे तो x belongs to A और x belongs to B union C, imply that x belongs to A और यहाँ क्या है, x belongs to B union C। इसको हम लोग लिख सकते हैं x belongs to B और x belongs to C। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे तो x belongs to A और x belongs to B, ये दोनों को एक साथ रख लिए, और x belongs to C, imply that x belongs to, अब ये दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x belongs to A यूनियन B और x belongs to C। अब x क्या है, A यूनियन B में है या C में है। अब ये दोनों को कंबाइन करने से क्या मिलेगा, x belongs to A यूनियन B यूनियन C। तो हमने A को इसमें लिया था और हमने दिखा दिया कि A इसमें है। Therefore A union B union C is subset of A union B union C। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अगेन लेट y belongs to A union B यूनियन C। अब हम y को इसमें लेंगे और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू A यूनियन B और y बिलोंग्स टू C, इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू A। अब इसको अलग अलग करेंगे, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C। अब हमको यहाँ फिर से रीअरेंज करना है, तो y बिलोंग्स टू A और ये दोनों को अब एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू B यूनियन C, इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो A यूनियन B यूनियन C। तो हमने y को इसमें लिया था और दिखा दिया कि y इसमें भी है। तो देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 में ये इसका सबसेट है और इक्वेशन 2 में ये इसका सबसेट है। तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो दोनों इक्वल सेट होगा। तो हमको क्या मिल रहा है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू
A यूनियन B यूनियन C। तो ये चीज हमने दिखा दिया। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं कि आप लोग अपने से इसे प्रयास करके प्रूव करेंगे। अगला लॉज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिसको हिंदी में बंटन नियम कहते हैं। इस नियम से भी आप लोग पूर्व परिचित हैं। अगर आप अर्थमेटिक्स में देखेंगे तो 2 × 3 + 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 + 2 × 5, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए। तो हम LHS का भी रिजल्ट रिजल्ट जो होगा RHS का भी रिजल्ट वही होगा। इधर देखिए 5 + 3 8, 8 × 2 = 16, इधर 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, 6 + 10 16। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ सेट ऑपरेशंस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लागू होता है उसको देखेंगे। If A, B and C be any three sets, then one number A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. And second, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। मैं फर्स्ट का प्रूफ दिखाता हूं। लेट X बिलोंग्स टू A union B union C, imply that X इसमें है तो दोनों के बीच पहला ऑपरेशन क्या है, यूनियन। तो imply that X belongs to A और X belongs to B union C, imply that X belongs to A और X belongs to यहाँ इंटरसेक्शन और इसमें X बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन यानी एंड, X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C, इंप्लाई दैट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, X क्या है, A में है, या तो X B में या C में है। तो इसको हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू A और X belongs to B and X belongs to A और X belongs to C। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, X belongs to A यूनियन B, और ये दोनों को अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, X belongs to A यूनियन C, इंप्लाई दैट X। अब हम इसको और इसको अगर हम कंबाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, X दोनों के बीच एंड है तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B, एंड मीन्स इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो हमने X को इसमें लिया था और दिखा दिया X इसमें है। तो देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A union B intersection
ए यूनियन सी। इसको 1 नंबर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या मानेंगे, लेट y बिलोंग्स टू, y को RHS में लेंगे, y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इंप्लाई दैट, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो y बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन C। इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू, अब इसको तोड़ते हैं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। इंप्लाई दैट y क्या है, A में है, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू C। y बिलोंग्स टू A, और अब ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इंप्लाई दैट अब दोनों को कंबाइन करने पर y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो हमने y को इसमें लिया और दिखा दिया कि y इसमें है। तो देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसमें हम लोग सबसेट का ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, 1 में ये इसका सबसेट है और 2 में ये इसका सबसेट है। दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, यानी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो पहला मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा भी हम लोग इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और अगला ऑपरेशन है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, इफ A एंड B बी एनी 2 सेट्स then 1 number A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and second A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement। यानी इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, complement of the union of 2 sets is equal to intersection of their complement। और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, complement of the intersection of 2 sets is equal to union of their complement। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। 1 नंबर, let X belongs to A union B complement। X को हमने किस में माना, A यूनियन B कंप्लीमेंट में, और कंप्लीमेंट के डिफिनेशन के अनुसार X अगर इसके कंप्लीमेंट में है तो इसमें नहीं होगा। तो X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। इंप्लाई दैट अब क्या है, X A यूनियन B में नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि X A में भी नहीं है
एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x a में भी नहीं होगा, x b में भी नहीं होगा। इंप्लाई दैट x a में नहीं है तो कहाँ होगा, इसके कंप्लीमेंट में। अगर वेन डायग्राम में आप लोग देखते हैं तो x कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b में नहीं है तो कहाँ होगा, b कंप्लीमेंट में। इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू, अब a कंप्लीमेंट में है और b कंप्लीमेंट में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो यहां से हमको क्या मिला, देयरफॉर a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अगेन लेट, अब हम इसमें लेंगे लेट y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इंप्लाइड दैट y किस में है, a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन में है, तो इंप्लाई दैट y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। इंप्लाई दैट y a कंप्लीमेंट में है तो y कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। y a में नहीं है, y b में भी नहीं है, तो y दोनों के यूनियन में भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब यहां हम देख रहे हैं कि y a यूनियन b में नहीं है तो y कहां पर होगा, ऑब्वियसली y कहां होगा, इसके कंप्लीमेंट में होगा, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b कंप्लीमेंट। तो हमने y को इसमें लिया था और दिखा दिया y इसमें है, तो देयरफॉर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, अर्थात दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसके सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं और प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो ये सेकंड पार्ट आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। आज यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। धन्यवाद।